हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में प्रकृति प्रेम। सर्वप्रथम इनका परिचय देखेंगे। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म 9 जुलाई सन 1911 ईस्वी को कमासीन जिला बादा में हुआ। ये बादा में वकालत करते थे। इनकी माता का नाम घसीटो देवी एवं पिता हनुमान प्रसाद थे, जो बहुत ही रसिक प्रवृत्ति के थे। केदार बाबू ने काव्य के संस्कार अपने पिता से ही ग्रहण किए थे। इन्होंने उद्बोधनात्मक कविताएं भी काफ़ी लिखी हैं, किंतु सच्ची कविताओं की भी इनके यहाँ कमी नहीं है। केदार की कविताओं में मानव और प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा सहज, वेगवान और उन्मुक्त रूप मिलता है। केदारनाथ अग्रवाल एक प्रगतिवादी कवि हैं, किंतु जीवंत प्रकृति चित्रण के लिए अधिक ख्यात रहे हैं। जनवादी कवि होने के कारण उन्होंने ग्रामीण प्रकृति के चित्र अपनी कविता में अधिक उतारे हैं, जो खेत खलिहानों से संबंधित है। नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधों, फसल सब कुछ उनकी कविताओं में उपलब्ध हो जाता है। कवि केदारनाथ अग्रवाल की प्रकृति पर कविताओं पर बुंदेलखंड की धरती का प्रभाव है। केदारनाथ का प्रकृति चित्रण छायावादी कवियों से अलग है। उनके प्रकृति निरूपण में यथार्थता है तथा ग्रामीण परिवेश का पूरा चित्रण है। प्रकृतिवादी कवि ने गेहूं को श्रमिक संघर्ष का प्रतीक मानते हुए प्रकृति के माध्यम से शोषण का विरोध करते हुए जनवादी आंदोलन का संकेत किया है। काली मिट्टी वाले बादल का बेटा है, टक्कर पर टक्कर देता धक्के देता है। ऊंचा गेहूं डटा खड़ा है, ताकत की मुट्ठी बांधे है। नोकीले भाले ताने हैं। यहाँ हवा पेड़ों पर थाप लगाकर ढोलक बजा रही है। पक्षी कलरव करते हुए फाग गा रहे हैं और खेत नृत्य कर रहे हैं। माटी थाप हवा की पड़ती, पेड़ों की बज रही ढोलकिया। जी भर फाग पखेरू गाते, ढरकी रस की राग गगरिया। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में प्रकृति के विविध रूप चित्रित हुए हैं। यह प्रकृति खेतों, खलिहानों, बाग बगीचों वाली वास्तविक प्रकृति है। कल्पना लोक का कोई बगीचा नहीं। चने के पौधे की शोभा अलसी के साथ कैसी फब रही है, इसका चित्रण वे इन शब्दों में करते हैं। एक बेटे के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली। खेत का दृश्य नामक कविता में उन्होंने धरती को राधा के रूप में तथा कृषक को कृष्ण के रूप में देखा है। आसमान ही इसका दुपट्टा है और धानी फसल इसकी घघरिया है। आसमान की ओढ़नी ओढ़े, धानी पहने फसल घघरिया। राधा बनकर धरती नाची, नाचा हंसमुख कृषक संवरिया। यह कलरव करते हुए पक्षी कवि को फाग गाने से लगाते हैं। हवा की लहर में फसल ऐसी झूमती है जैसे कोई नर्तकी नृत्य कर रही हो। जी भर फाग पखेरू गाते, ढरकी सी रस राग गगरिया। खेतों में नर्तन उत्सव में, भूला तन मन गेह डगरिया। कवि को बादलों की गर्जना ऐसी लगती है मानो श्रमजीवी की गर्जना हो। गागर मतलब सागर उसे चारों ओर से बंदी दिखाई पड़ता है और उसके बंधनों को देखकर उसे मुक्त करने हेतु बादल गंभीर घोष करते हैं। घन गरजे जन गरजे, बंदी सागर को लख कातर। एक रोष से घन गरजे, छत विछत लख हिमगिरी अंतर। एक घोष से घन गरजे। प्रकृति के प्रतीकों का प्रयोग कवि ने जनवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के लिए भी
किया है। उनकी कविता दो जीवन में फली पूंजीवादी जीवन का प्रतीक है, जबकि बबूल सर्वहारा व्यक्ति का प्रतीक है। गरम गरम हवा चलती अशांत रेत से भरी, हरेक पांखुड़ी जली कली न जी सकी मरी। बबूल आम ही पला, हवा से वह न हर सका। कठोर जिंदगी चला, न जल सका न मर सका। बसंत में प्रकृति का रूप निखर जाता है। बसंती हवा में कवि ने हवा का मानवीकरण करते हुए उसे मस्त मौला मुसाफिर का रूप दिया है। हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ, बड़ी हस्त मौला या मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। अब निष्कर्ष है, इस प्रकृति चित्रण में छायावादी भावुकता, कल्पनाशीलता और रोमानियत का नितांत अभाव है। केदारनाथ जी का प्रकृति चित्रण तथ्यपरक है और उसमें जीवन के अनुभव साफ दिखाई देते हैं। कवि की प्रगतिवादी दृष्टिकोण उनकी प्रकृतिपरक रचनाओं में अभिव्यक्त हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।